चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अपन कर क्या रहे, अपन ने अभी तक क्या देखा, अपनी जर्नी एक बार रिवाइंड कर लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले अपन ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था। ठीक है, क्या होता है पार्टनरशिप? तो अपन ने ये पढ़ा था कि धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, कौन सा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, जब दो या दो से अधिक लोग किसी व्यवसाय में होने वाले लाभ और हानि को बांटने के लिए, परस्पर बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना है, उसे क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। ये अपन ने धारा 4 में पढ़ा था। इसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? स्टार्टिंग में पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि भाई कम से कम 2 साझेदार होना चाहिए, अनुबंध होना चाहिए, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लाभ हानि का विभाजन अनिवार्य तत्व है, पूंजी लगाना अनिवार्य तत्व नहीं है, एजेंट भी होता है और वो प्रधान भी होता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ कर आए थे अपन, है ना। फिर अपन ने उस चैप्टर में आगे पढ़ा था कि इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ के आ रहे थे कि पार्टनरशिप, राइट ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, पार्टनर्स के, साझेदारों के अधिकार क्या होते हैं। क्या अधिकार होते हैं? कि भाई उससे पूछा जाएगा, फूफा बना के कोने में नहीं छोड़ोगे उसको, पार्टनर को। ठीक है, उससे पूछा जाएगा, कुछ भी करने से पहले उसकी रजामंदी ली जाएगी। ठीक है, नए साझेदार को एडमिशन देने से चाहे तो वो रोक सकता है, ठीक है, फर्म की संपत्तियां इस्तेमाल कर सकता है, पुस्तकों को देखने का अधिकार रहेगा। ये सारे अधिकार रहते हैं बेसिक, जो अपन ने देखे थे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? फिर पढ़ा था एक पार्टनरशिप डीड के बारे में, जिसको अपन ने लिंक किया था शादी की डीड के बारे में। तो क्या बनने का? पार्टनरशिप डीड बनाने का। पार्टनरशिप डीड क्या? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हम अपने पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए, पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए आवश्यक नियम, शर्तें और जो उनको लग रही हैं वो मेन चीजें डालकर, लिखकर, साइन कर रख सकते हैं। उससे क्या होगा? भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में उनको रेफर किया जा सकता है और उनसे बचा जा सकता है। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने। फिर क्या करना शुरू किया था? फिर अपन ने देखा था कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक बंदा रहता था। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर मतलब एकल व्यवसायी। एकल व्यवसायी में एक बंदा रहता था तो पूरा प्रॉफिट एक बंदे का होता था। लेकिन अब यहां पर पार्टनरशिप है। ठीक है, पार्टनरशिप है तो लाभ, व्यक्ति एक से ज्यादा है, मालिक एक से ज्यादा है, तो लाभ भी एक से ज्यादा लोगों को मिलना है। तो जब ये लाभ एक से ज्यादा लोगों को बंटना है तो हमने एक बनाना शुरू किया था, सीखना शुरू किया था, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? सिंपल सी बात है, साझेदारों के मध्य लाभ के वितरण हेतु बनाया जाने वाला खाता लाभ हानि नियोजन खाता कहलाता है। और ये लाभ हानि नियोजन खाता बनाया क्या फॉलो करके बनाया जाता है? साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख में अगर दिया हुआ है सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब देना है, तो ये सब देने के बाद बनाया जाता है। मैं एक शॉर्ट हैंड में फटाफट बताता हूं कि अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते क्या थे। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो ऐसे ही बनाते थे, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। ठीक है, यहां पर सबसे पहले क्या ले लेते थे? यहां सबसे पहले लिख लेते थे नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट का अमाउंट आ जाता था यहाँ पे। फिर डेबिट में क्या आता था? फर्म के लिए जो खर्चे, फर्म के लिए जो खर्चे हैं वो कहां पे? डेबिट में। तो क्या क्या आ सकता है? सर सैलरी, सर बोनस, सर कमीशन, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब फर्म के लिए क्या है? खर्चे। और जो फर्म के लिए कमाई है वो कहां आएगा? इस साइड आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ध्यान रखना यहां पर आता है आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण नहीं। आहरण में और आहरण पर ब्याज में दोनों में अंतर है। ठीक है, ये सब करने के बाद अपन क्या निकालते हैं बेटा? शेयर इन प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शेयर इन प्रॉफिट। मतलब क्या करते थे? नेट प्रॉफिट में ये ऐड कर देते थे और इन सब का टोटल माइनस कर देते थे, तो क्या निकल कर आता था? विभाजन योग्य लाभ। क्या निकल कर आता था? विभाजन योग्य लाभ। और वो साझेदारों के आपसी लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट देते थे। हाँ है ना। यहां पर एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, अपन ने साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर साझेदारों के मध्य साझेदारी संलेख नहीं है या फिर वह साइलेंट है, शांत है किसी मुद्दे पर, तो क्या अप्लाई होता है? साझेदारी अधिनियम। क्या अप्लाई होता है? साझेदारी अधिनियम। वो पढ़कर आए थे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेंगे, सैलरी बोनस कमीशन नहीं देंगे, फिर लाभ हानि वितरण कैसा करेंगे? समान रूप में करेंगे। और अगर कोई साझेदार फर्म को लोन देता है, अगर कोई साझेदार फर्म को लोन देता है तो उस पर 6% प्रति वर्ष की दर से, कितनी? 6% प्रति वर्ष की दर से क्या दिया जाएगा बेटा? उस पर ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, ये अपना लाभ हानि नियोजन खाता बताया था।
ठीक है। इसके बाद अपन ने जस्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा इसके बाद पढ़ा था साझेदार का पूंजी खाता। क्या पढ़ा था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी वाले चैप्टर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हमने पढ़ा था तो इस साइड डेबिट इस साइड क्रेडिट, अकाउंट में तो यही होता है। तो सिंपल सा फंडा तो मैं बताया था बेटा, 11th क्लास तक जब हम पढ़ते थे तो एकल व्यवसायी के खाते करते थे तो उसकी अकेले ही कैपिटल होती थी, लेकिन यहां पर क्या होता था? कैपिटल एक से ज्यादा लोगों की होती है, कैपिटल एक से ज्यादा लोगों की होती है। तो अपन पर्टिकुलर का एक कॉलम भी बनाते हैं, लेकिन जितने साझेदार बढ़ते जाते हैं उतने अमाउंट वाले कॉलम ऐड करते जाते हैं, हाँ है ना। और फिर एक सिंपल सा फंडा बताया था मैंने। क्या बताया था? सिंपल सा फंडा। साझेदार का पूंजी खाता बनाने के लिए सिंपल सा फंडा है, ऐसा कोई भी लेन देन जो फर्म का, बेटा लेखांकन किसकी पुस्तक में होता है? इधर देखो, ये पार्टनर, ये पार्टनर और ये इन तीनों की फर्म। तो बेटा अकाउंटिंग किसकी किताबों में होती है? अकाउंटिंग फर्म की होती है, अकाउंटिंग फर्म की होती है। अकाउंटिंग हमेशा किसकी होती है? व्यवसाय की होती है। 11th क्लास में पढ़ा था व्यवसाय इकाई का सिद्धांत, जो क्या बोलता है? व्यापारी को और व्यापार को दोनों को क्या मानने का? अलग अलग मानने का। और लेखांकन किसका करने का? व्यापार का करने का। तो अपन यहां पर भी अकाउंटिंग किसकी करते हैं? व्यापार की, यानी अकाउंटिंग किसकी होती है? फर्म की। तो बेटा सिंपल सा फंडा है कैपिटल अकाउंट का, ऐसा कोई भी लेन देन जिससे फर्म का साझेदार के प्रति दायित्व बढ़े। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो, ठीक है, लायबिलिटी ऐसा लिख देते हैं, लायबिलिटी टूवर्ड्स पार्टनर अगर इंक्रीज हो तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। और लायबिलिटी टूवर्ड्स पार्टनर अगर क्या हो? डिक्रीज हो तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। कौन कौन सी चीजों की वजह से लायबिलिटी इंक्रीज होती है? बेटा उसका प्रारंभिक शेष, क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस, बीडी। अगर वो और कैपिटल लेकर आ जाए तो एडिशनल कैपिटल। और क्या? अगर हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे तो वो भी क्रेडिट में आएगा। अगर हम उसको सैलरी दे तो वो भी क्रेडिट में आएगा। अगर हम उसको बोनस दें तो वो भी क्रेडिट में आएगा। कमीशन दें तो वो भी क्रेडिट में आएगा। और शेयर इन प्रॉफिट भी कहां आएगा? क्रेडिट में। डेबिट में क्या क्या आता है? डेबिट में सर सिंपल सी बात है, ड्रॉइंग आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है और शेयर इन लॉस आता है। और आखिरी में क्या आ जाता है यहाँ पे? बैलेंस सीडी, हाँ है ना। ये सिंपल सा फंडा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, जो मैंने आपको छोटे से सारांश में बताया, ठीक है। अच्छा, फिर अपन ने ना पूंजी खाता बनाने के दो पद्धतियां पढ़ी थी। कौन कौन सी? दो। एक तो स्थायी यानी फिक्स्ड मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग यानी परिवर्तनशील मेथड, हाँ है ना बेटा। ये जो हम अगर एक ही अकाउंट बने तो वो कौन सी मेथड बोलते हैं? परिवर्तनशील बोलते हैं। एक ही मेथड, एक ही अकाउंट बने यानी सिर्फ साझेदार का पूंजी खाता बने तो वो कौन सी मेथड कहलाती है? फ्लक्चुएटिंग यानी परिवर्तनशील मेथड, ठीक है। और अगर दो खाते बनाओ, कौन कौन से? सर एक ऐसी चीजें जो स्थायी प्रवृत्ति की हैं, उनको अलग खाते में रखो, और ऐसी चीजें जो कमाई वाली प्रवृत्ति की बार बार बदलती रहती है उनको कौन से खाते में रखते हैं? पूंजी, उसके लिए चालू खाता बना लेते हैं। तो फिक्स्ड मेथड बोलता है दो अकाउंट बनाओ। कितने अकाउंट बनाओ? दो अकाउंट बनाओ। एक फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आई कि नहीं ये बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर क्या पढ़ा था अपन ने उस टॉपिक में? फिर अपन ने पढ़ा था उस टॉपिक में कि अगर कोई भूल हो जाए तो कैसे समायोजन किया जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे किया जाता है, वो पढ़ा था अपन ने उस टॉपिक में। क्या करना था, क्या हो गया है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्या अमाउंट क्रेडिट कर दिया है, क्या करना चाहिए था और अब क्या कर सकते हैं। ये 3 स्टेप में मैंने आपको रेक्टिफिकेशन पढ़ाया था, ठीक है। फिर अब उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते अभी। फिर और क्या देखा था अपन ने? और उस टॉपिक में देखा था अगर किसी साझेदार को हमने गारंटी वाला पार्टनर बनाया। कैसा वाला पार्टनर? गारंटी वाला, कि भाई तू आ मेरी फर्म में, तेरे को कम से कम इतना तो प्रॉफिट होगा ही होगा। तो अगर उस बंदे का उतना शेयर नहीं निकल रहा होता तो क्या करते थे? जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसके शेयर में से माइनस करके किसको दे देते हैं? जिसको गारंटी मिली है। एक बात ये, अगर दो पार्टनरों ने मिलकर वो दी है गारंटी तो जिसने जितनी गारंटी दी है उसके में से माइनस कर देंगे, हाँ है ना। अच्छा, ये दिया हुआ है कि गारंटी दी है लेकिन ये नहीं बताया कि किसने कितनी गारंटी दी है, तो अपन क्या करते हैं? जितनी भी कमी आ रही है ना वो बचे हुए साझेदार अपने परस्पर अनुपात में देते हैं, आगे के बात समझ में? अच्छा, और पूरे अपन ने पढ़ा था जहां पर भी लाभ हानि विभाजन अनुपात नहीं दिया होता है उसको अपन क्या मानते हैं? समान मानते ना, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ने पार्टनरशिप में क्या किया?
इसके बाद अपन ने पार्टनरशिप में पढ़ा था बहुत ही बढ़िया टॉपिक, क्या? ख्याति का मूल्यांकन। क्या? ख्याति का मूल्यांकन। भाई साहब 11th क्लास में जब हम अकाउंटिंग कर रहे थे तब मालिक एक होता था, व्यवसाय एक, मालिक एक, लेकिन यहां पर व्यवसाय एक, उसके मालिक अनेक। तो अब होता क्या था? ख्याति तो बनेगी, ख्याति बनेगी तो उसका मूल्यांकन चाहिए, ठीक है। तो ये जो ख्याति बन के आती थी उसका क्या निकालते थे हम? मूल्य निकालना सीखा। कितनी पद्धतियां सीखी हमने टोटल? वहां पर 5, ऐसे काउंटिंग में 5 आती है, लेकिन वो है कितनी? 6, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहली बात तो अपन ने ख्याति का पढ़ा था कि ख्याति क्या होती है। तो ख्याति क्या है? भविष्य के प्रॉफिट। क्या है? भविष्य के प्रॉफिट। एक डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि ख्याति क्या है? भविष्य के लाभ। और एक और इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब ख्याति क्या है? मैं अपने प्रतिद्वंदी से या मेरे ही समान व्यवसाय करने वाले से कितना अधिक कमा रहा हूं, वो मेरी क्या? ख्याति। वो मेरी क्या? ख्याति है ना। एक ए शॉपकीपर है, एक बी शॉपकीपर है, ए वाला ज्यादा कमा रहा है, बी वाला कम कमा रहा है, दोनों की सारी स्थितियां सेम है, लेकिन ए ज्यादा कमा रहा है। क्यों? हम उसको बोलेंगे कि वो अपनी गुडविल के कारण ज्यादा कमा रहा है, ठीक है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? ख्याति की विशेषता है कि भाई अमूर्त संपत्ति है और विक्रय योग्य संपत्ति है, वास्तविक मूल्य क्या पता चलता है, ये सब अपन ने विशेषताओं में देखा था, ठीक है। फिर ख्याति की प्रकृति या प्रकार देखे थे। कितने प्रकार के? कुत्ता बिल्ली और चूहा। कुत्ता ईमानदार होता है, ठीक है, उसे मालिक से लगा होता है। वेयर एवर यू गो वी फॉलो। आदमी जहां जाएगा गुडविल वहां जाएगी। फिर बिल्ली वाली ख्याति स्थान से जुड़ी होती है, मतलब अगर किसी शॉप की कुछ गुडविल है तो उसको क्या बोलेंगे? बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। और अंततः क्या? चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, कभी इधर तो कभी उधर। आई क्या बात समझ में? चलो फिर अपन ने इसमें ये तो पढ़ा था थ्योरी पोर्शन, ठीक है। फिर अपन ने प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ा था। इसमें कितनी मेथड? टोटल 5 मेथड। 5 बोलने में हो रही है 6। कौन कौन सी? सबसे पहले सरल औसत विधि। क्या? सरल औसत विधि का सिंपल सा फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। पहले नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज को समझ लेते। बेटा अपन ने एक परिभाषा देखी कि ख्याति क्या है? भविष्य के लाभ। तो ये जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज वाला फंडा है ना, ये उसी को फॉलो करता है। ये बोलता है आप अपनी गुडविल उसको मानो, आप आज खड़े हो, आज से कितने साल तक ये प्रॉफिट आपको और होने वाले हैं, आज से कितने साल तक ये प्रॉफिट और होने वाले हैं, उसको आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्या बोलोगे? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का सिंपल सा फंडा है कि आप आज जहां खड़े हो वहां से आपकी क्या अपेक्षा है कि यही लाभ कब तक और होते रहेंगे। आई के बाद समझ में? उसको बोलेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो बेटा इधर दिया हुआ है कि पहली मेथड क्या है? एवरेज, सरल औसत विधि। उसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज करने का सिंपल सा फंडा है। क्या करो बेटा? एवरेज मेथड का क्या फंडा है? सिंपल सा, अलग अलग ईयर्स के आपको क्या दिए जाते हैं? लाभ दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? लाभ दिए जाते हैं। और आपको क्या करना रहता है? उसका सरल औसत निकालना है और उसमें से अपना औसत लाभ निकालना है, ठीक है। मान लो बेटा ये आपको दे दिया उसने 1 2 3 4 साल का डाटा दे दिया कि इस साल में 1 लाख लाभ है, इस साल में 2 लाख लाभ है, इसमें 3 लाख है, इसमें 4 लाख है। तो क्या करने का? सरल औसत विधि में सबको मिलाओ, 4 से डिवाइड करो और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जितना दिया उससे गुणा कर दो। तो क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। फिर था बेटा भारित औसत विधि। क्या है? भारित औसत विधि, जिसको वेटेड एवरेज मेथड बोलते हैं। वेटेड एवरेज मेथड का सिंपल सा फंडा है, सरल औसत विधि में हमने क्या किया? चारों को जोड़ा और 4 से भाग किया, मतलब सबको एक समान भार दिया, सबको एक समान भार दिया। लेकिन भारित औसत विधि बोलती है भाई साहब जिसकी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको उतना ज्यादा भार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? इसकी। तो इसको भार दे दो 4 का, इसको दे दो 3 का, इसको दे दो 2 का, इसको दे दो 1 का। फिर क्या कर लो? इन दोनों का गुणा कर दो, लाभ की राशि और जो आपने भार दिया है वो। तो क्या आ जाएंगे? भारित लाभ। क्या आ जाएंगे? भारित लाभ, ठीक है। तो उन भारित लाभ को, अपने भारित लाभ को, वेटेड प्रॉफिट को क्या करने का? टोटल वेट से मल्टीप्लाई करने का। कैसे डिवाइड करने का? टोटल वेट से। मतलब 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। इस जो ऊपर प्रोडक्ट आए उसको कैसे डिवाइड करने का? 10 से। और इनटू कैसे कर देने का? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। तो क्या आ जाएगी? तो आ जाएगी गुडविल, ठीक है। फिर अपन ने थर्ड मेथड पढ़ी थी, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को क्या बोलते हैं? अधिलाभ। बेटा सबसे लॉजिकल विधि यही है, ठीक है, सबसे लॉजिकल विधि यही है। इसमें फॉर्मूला क्या है? ये मेथड सिंपल सा बोलती है गुडविल इज इक्वल्स टू क्या? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट
इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो अपन ने देखा था कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या, सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ। अधिलाभ मतलब क्या, मैं कितना ज्यादा कमा रहा हूं, मैं कितना ज्यादा कमा रहा हूं, ठीक है। तो बेटा कैसे निकलता है, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है और कोई नॉर्मल बंदा कितना कमा सकता है, तो क्या निकल कर आ जाएगा, मैंने कितना ज्यादा कमाया है। मान लो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है 1.5 लाख और कोई और बंदा कितना कमा सकता है 1 लाख रुपए, तो मैं कितना ज्यादा कमा रहा हूं 50,000 रुपए, तो अधिलाभ कितने हो गए बेटा 50,000 रुपए, ठीक है। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि कोई और बंदा कितना कमा सकता है, तो इसका सिंपल सा फंडा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या फंडा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, विनियोजित पूंजी, और नॉर्मल रेट का मतलब क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्यय की दर। मैंने आपको समझाया था ये मेथड समझाते समय कि हर व्यवसाय की एक अपनी सामान्य प्रत्यय दर होती है, कि आप उस तरह के व्यवसाय में कुछ पैसा लगाओगे तो कितना कमाओगे, और ये बात आपको मार्केट का अंदाजा लगा के पता चल जाएगी, ठीक है। तो आपने जितनी भी कैपिटल लगाई उसको उस प्रत्यय दर से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। कोई भी धंधा खोलेगा तो कितना कमा सकता है वो, अब आपने कितना कमाया है वो, एक्चुअल प्रॉफिट वो तो आपको पता ही होगा, दोनों को कंपेयर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपने क्या अतिरिक्त कमाया है, आपने क्या अतिरिक्त कमाया है, और जो आपने अतिरिक्त कमाया उसको क्या मल्टीप्लाई कर दो, मैंने आज इतना एक्स्ट्रा कमाया 50,000 एक्स्ट्रा कमाया और मुझे लग रहा है और 5 साल तक मैं एक्स्ट्रा कमाता रहूंगा, तो ये क्या हो गई, गुडविल हो गई। बहुत ज्यादा सही मेथड है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड की। कैपिटलाइजेशन मतलब क्या, पूंजीकरण विधि। तो पूंजीकरण 2 तरीके से किया जा सकता है, कितना कैसे कैसे, सामान्य लाभ का, ठीक है, और अधिलाभ का, ठीक है। पूंजीकरण का मतलब सिंपल सा होता है, आपके दो कैपिटलाइजेशन 2 मेथड है, कैपिटलाइजेशन 2 तरीके से किया जा सकता है, एक एवरेज प्रॉफिट का और एक सुपर प्रॉफिट का। अगर एवरेज प्रॉफिट का कर रहे होंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100, ठीक है। यहां क्या होगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, दोनों मेथड पढ़ चुके हो आप, ठीक है। इधर सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट भी बता दिया कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट भी बता दिया कैसे निकलता है। बस अब अपने को यह समझना है कि किसी भी चीज को अगर NRR से डिवाइड करते हैं, सामान्य प्रत्यय दर से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या निकल कर आता है। तो मैंने आपको समझाया था बेटा, मैंने आज 50,000 रुपए कमाए, ठीक है, आज मैंने 50,000 रुपए ज्यादा कमाए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कमाता रहूंगा, जब तक मैं, जैसे ही मरा मेरा बच्चा कमाएगा, मेरा बच्चा मरा मेरा बच्चा का बच्चा कमाएगा, बच्चा मरा बच्चे का बच्चे का बच्चे का बच्चा कमाएगा, असीमित समय काल तक मैं कमाता ही रहूंगा, असीमित समय काल तक कमाता ही रहूंगा। तो उस बेटा वो जो सुनना, अगले साल, अगले के अगले, 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 और पगले साल, अब इतने अगले करोगे तो पगले ही हो गए, तो अगले के अगले साल मतलब पगले साल तक, यानी असीमित समय तक जो मैं 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने वाला हूं, उसकी सबकी जोड़कर आज वैल्यू कितनी है, उस सबकी जोड़कर आज वैल्यू कितनी है, वो क्या बताती है, कैपिटलाइजेशन मेथड बताती है। वो क्या बताती है, कैपिटलाइजेशन मेथड बताती है। इसके बाद आखिरी एक मेथड, कितनी मेथड हो गई अपनी अभी तक, 5, सरल, भारित, अधिलाभ, काय का, नॉर्मल प्रॉफिट का पूंजीकरण, फिर सुपर प्रॉफिट का पूंजीकरण, आखिरी कौन सी बची है, वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड का सिंपल सा फंडा है, आपको क्वेश्चन एक एन्युटी वैल्यू देगा, ठीक है, और आपको या तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो भी आप प्रॉफिट निकालोगे उसको एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे,